स्टूडेंट वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। देखिए मैं आपको करा रहा हूँ फिजिक्स और बीएससी फर्स्ट ईयर की पार्ट फर्स्ट है आपकी काइनेटिक्स एंड न्यूटन मैकेनिक्स। ठीक है, और आपका इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपको मैं क्लियर करा चुका हूँ। ठीक है, मैकेनिक्स एंड बेमोशन चैप्टर का नेम है आपको, और पेपर सेकंड पेपर थर्ड आपकी ये है। तो आपका सेकंड चैप्टर है जड़ता गुण वाला, वो आपको मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, पहले आपको कराऊंगा इलास्टिसिटी, जो कि एक सरल चैप्टर भी है। ठीक है, आपको सरल से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको जो आपका यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 2 बचा हुआ है वो आपको पहले कराऊंगा। इसमें समझते हैं प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी के बारे में दे रखा है इसमें। तो पहले इसकी परिभाषा जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि आखिर क्या चीज़ है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता इसको हिंदी में बोलते हैं कि इलास्टिसिटी किसी बॉडी के मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके अंतर्गत यदि किसी बॉडी का एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स बाह्य ध्रुवक बल लगाया जाए तो उसकी शेप एंड साइज में चेंज हो जाता है, और वही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर बॉडी अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आ जाती है। ठीक है, तो इलास्टिक किसी बॉडी की मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, किसी मटेरियल आपने स्प्रिंग को ले लिया, ठीक है, स्प्रिंग को आपने खींचा, वो खिंच गई, तो उसमें क्या है कि जब आप खींचे हुए हैं तो उसमें बाह्य विरूपक बल लग रहा है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। बाह्य का मतलब बाहर से लगा रहे हैं इसको। तो यह क्या है कि उसकी इसकी स्प्रिंग जो आपकी थी उसमें इसकी शेप में और साइज में दोनों में अंतर हो जाता है। अगर वो हम हटा लें तो स्प्रिंग आपकी उसी जगह आ जाती है, तो अपनी प्रारंभिक लौट में प्रारंभिक अवस्था में लौटाती है। आपने और कोई भी चीज़ ले लिया कि स्प्रिंग हो, रबड़ हो, तो आपकी इलास्टिसिटी में आपकी ऐसी चीज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो आप जिसको आप बाह्य विरूपक बल को हटा लेंगे तो आपकी उसी अवस्था में पुनः आ जाती है। तो एक्सटर्नल डिफरिंग फोर्स लगाने पर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जहाँ तक बनी रहती है वहाँ, अर्थात डिफरिंग फोर्स हटाने पर वे अपनी इनिशियल कंडीशन लौटाए, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। मान लीजिए आपने स्प्रिंग को खींचा, ठीक है, तो स्प्रिंग आपकी वहीं तक तो खींच सकती है कि जब तक वो टूटे ना। आप ज़्यादा खींचते ले जा रहे हैं तो वो टूट जाएगी। एक लिमिटेड खींच रहे हैं आप, मतलब उसकी लिमिट स्प्रिंग की कि आप उसको यहाँ तक खींच सकते हैं। तो वही आपकी क्या है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहलाएगी कि यहाँ तक जहाँ तक आप स्प्रिंग को खींच पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें टाइप्स ऑफ बॉडीज़ किसके आपके इलास्टिसिटी इसके टाइप्स भी होते हैं। एक आपकी होती है इलास्टिक बॉडीज, जिन्हें होती हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं, जिसके रबर स्प्रिंग खींच सकते हैं, वो प्रत्यास्थ वस्तुएं हो गई। दूसरी आपकी नॉन इलास्टिक बॉडी, जैसे नॉन स्टैटिक बॉडी या प्लांटिक बॉडी से बोलते हैं। ठीक है, नॉन स्टैटिक का मतलब अप्रत्यास्थ वस्तुएं, और जैसे आपकी प्लास्टिक होगी, बैग्स होगी। प्लास्टिक हम तोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, लेकिन उसको वापस उसी कंडीशन में नहीं ला सकते। बैग्स आपका मोम हो गया, मोम को आपने तोड़ा या कुछ भी किया तो वो तो हो जाएगा, आपका चेंजिंग तो हो जाएगा, लेकिन आप उसको दोबारा उसी अवस्था में नहीं ला सकते। ठीक है, तो वो आपकी अप्रत्यास्थ वस्तु होंगे। और रिजिड बॉडीज का मतलब दृढ़ वस्तु है, जैसे आपका स्टोन है, पत्थर है, और आपका डायमंड हीरा है। पत्थर को आपको तोड़ दिया तो तोड़ दिया, वो रिजिड मतलब एक तो टूटेगा नहीं। पहली बार जब टूटेगा तो आपको उसे दोबारा शेप और साइज में आप चेंज नहीं कर सकते, जिसकी डायमंड आपका ही है। तो परिभाषा जानते हैं एक एक करके। इलास्टिक बॉडीज की परिभाषा समझिए कि वे सभी बॉडीज जिन पर एक्सटर्नल डिफरिंग फोर्स लगाने पर उनकी शेप और साइज में चेंज हो जाए और डिफरिंग फोर्स हटाने पर उनकी इनिशियल कंडीशन में लौटाए, इलास्टिक बॉडीज कहलाती हैं। रबर स्प्रिंग, मैंने आपको उसका उदाहरण बता दिया कि स्प्रिंग को खींचते हैं, डिफरिंग फोर्स मतलब बाह्य विरूपक बल लगाकर, तो वो खिंच जाती है। जब उसको हम आपका जो बाह्य विरूपक बल आपने जो हाथों द्वारा ये बल लगाया, जब बाह्य बल आपने जो लगाया, जब उसे हटाते हैं आप तो उसी कंडीशन में वो लौटाती है, जिसे आप इलास्टिक बॉडीज कहते हैं। दूसरा नॉन स्टैटिक बॉडीज है या प्लास्टिक बॉडीज है। वे बॉडीज जिन पर एक्सटर्नल डिफरिंग फोर्स लगाने पर उनकी शेप व साइज में चेंज हो जाए और डिफरिंग फोर्स रिमूव करने पर हटाने पर वापस अपनी इनिशियल कंडीशन, मतलब इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, हिंदी में लिख ले रहा हूँ, प्रारंभिक, ओके, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक कंडीशन में नहीं आती है, नॉन स्टैटिक बॉडी कहलाती है। इसे प्लास्टिक बैग्स और क्ले पॉट्स, मतलब मिट्टी के बर्तन आपके हो गए, बैग्स होगी, मोम और प्लास्टिक। प्लास्टिक को आपने मोड़ तो दिया लेकिन उसी कंडीशन में नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो वही मुड़ी मुड़ी रह जाएगी। रिजिड बॉडीज दृढ़ वस्तुएं, जैसे बे बॉडी जिन पर एक्सटर्नल डिफरिंग फोर्स मतलब बाह्य विरूपक बल आपको लगाया, अपनी शेप व साइज में कोई चेंज नहीं, वो रिजिड बॉडीज कहलाती हैं। आपने विरूपक बल तो लगाया, आप बल बहुत लगा रहे हैं पत्थर पर, लेकिन उनकी आपने आकृति कभी चेंज नहीं कर सकते उनकी। ठीक है, तोड़ तो सकते हैं आप, लेकिन उसकी आकृति चेंज नहीं कर सकते, आप उसको दबा नहीं सकते, उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते। तो स्टोन डायमंड आपका ये हो गया। एक आपका नोट पॉइंट लिखना होता है इसी में। नोट पॉइंट क्या कहता है कि रिजिड बॉडीज की शेप और साइज में चेंज डिफरिंग फोर्स एक निश्चित सीमा तक नहीं होता है, अर्थात यदि डिफरिंग फोर्स बहुत अधिक हो तो शेप और साइज में चेंज हो जाता है। मान लीजिए आपने पत्थरों के स्टोन को ले लिया, हमने उसमें पढ़ा था कि उसकी शेप और साइज में चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि डिफरिंग फोर्स हम बहुत तेज अवस्था में ले लें, या बहुत तेज़ी से ले लें, या कोई ऐसी मशीन ले लें कि इससे डायमंड में चेंज हो जाए,
तो हमने उसको यहाँ पर डिनोट कर दिया है कि हम ऐसा भी हो सकता है कि हम बहुत अधिक डिफॉर्मिंग फोर्स ले लें तो साइज में चेंज हो सकता है। वास्तव में कोई वस्तु परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती, लेकिन क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज आपका क्वार्ट्ज आपकी लेयर होती है जो आपकी घड़ी होती हैं उनमें लगी होती है। घड़ियों में क्वार्ट्ज का एक बहुत बड़ा ही काम होता है। तो नॉर्मल सी आप एक चीज़ समझिए कि घड़ियों की सुइयों में या सुइयों की परत के ऊपर जो आपका लगा होता है वो क्वार्ट्ज ही लगा होता है। जब आप घड़ियाँ भी खरीदते होंगे तो नॉर्मल सी आप घड़ी के ऊपर लिखते हुए देखे होंगे क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज का मतलब आपको नॉर्मली वही है। तो और फास्फर ब्रॉन्ज आदि को परफेक्टली इलास्टिक माना जा सकता है, ठीक है, वो परफेक्टली इलास्टिक वस्तु है। तो क्वार्ट्ज के बारे में हम बात करेंगे किसी दिन, ठीक है। तो स्ट्रेस, अब इसमें एक पॉइंट आता है स्ट्रेस, जैसे बोलते हैं प्रतिबल। तो प्रतिबल आपने 12th में भी डिस्कस किया होगा, लेकिन हम यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं कि जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है तब बॉडी के पर यूनिट एरिया पर लगने वाले एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स को स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेस इक्वल टू पी एफ अपॉन ए। स्ट्रेस को हम पी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह लिख सकते हैं कि एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बाह्य विरूपक बल को, एक इसकी परिभाषा बनाना आप सीखिए, इक्वेशन मतलब परिभाषा इसकी आप कैसे बनाते हैं कि एकांक क्षेत्रफल, इसको लिखेंगे एकांक क्षेत्रफल पर या पर यूनिट एरिया या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य विरूपक बल, ठीक है, बाह्य विरूपक। परिभाषा बनाना सीखिए। नीचे वाले को हम एकांक से लिखते हैं, ऊपर वाले को जो एच डी लिखा होता है ऐसे लिखते हैं। तो नीचे वाले को एकांक लगा के लिखेंगे कि एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बाह्य विरूपक बल को प्रतिबल कहते हैं। एफ है आपका तो न्यूटन हो जाएगा, ए क्षेत्र एरिया है, एरिया का बोलते हैं मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख लिया। डायमेंशन लिखेंगे इसकी, न्यूटन मतलब इसकी डायमेंशन मतलब होती है बेमा। बेमा न्यूटन या फोर्स की क्या होती है, MLT-2, ठीक है। तो ये आपने 12th में पढ़ी होगी, मैं आपको अलग से नहीं समझा रहा बेमा की कैसे फाइंड की जाती है। आपको चाहिए तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और MT² लेंथ आपके एल से डिनोट करेंगे, तो एल से आपको एक एल कट जाएगा, एक एल बचेगा जो ऊपर जाके एल इनवर्स बन जाएगा। तो एम एल इनवर्स T-2, ठीक है। तो ये आपके प्रतिबल हो गया। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस का। आपको जो प्रतिबल है उसके जो आपके टाइप्स क्या क्या है। तो पहला है रेखीय अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लीनियर और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यदि किसी बॉडी पर एक्सटर्नल डिफरिंग फोर्स फेस या फोर्स लेंथ की डायरेक्शन, लेंथ का मतलब ये लेंथ है आपकी लंबाई है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन में मतलब सीधा लगाया जाए तब अपोजिट दिशा में लगने वाला इंटरनल फोर्स लीनियर और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाता है। कि हम बल तो आपको एक्सटर्नल डिफरिंग फोर्स मतलब बाह्य विरूपक बल हमने इधर को लगाया, ठीक है, स्प्रिंग को आपने सामने की तरफ खींचा, ठीक है, स्प्रिंग है, मान लीजिए पेन आपकी स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने सीधा खींचा, लेकिन स्प्रिंग अपना बल लगाएगी वो पीछे की ओर तो लगाएगी, वो पुनः अपनी अवस्था में लौटना चाहेगी। तो नॉर्मल सी बात है कि आपने बाह्य विरूपक बल तो आगे के लिए लगाया, ठीक है, और इंटरनल फोर्स जो इंटरनल फोर्स मतलब जो स्प्रिंग आपकी उसी अवस्था में आना चाह रही है, तो आपकी क्या होगा, इंटरनल फोर्स या लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाता है, वो आपकी अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है, ठीक है। दूसरा है नॉर्मल स्ट्रेस या अविलंब प्रतिबल। यदि किसी बॉडी पर एक्सटर्नल डिफरिंग फोर्स लेंथ की परपेंडिकुलर मतलब लंबवत दिशा में लगाया जाए तब उत्पन्न स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। ये आप समझाने वाली कोई बात नहीं है इसमें। परपेंडिकुलर एक्सिस का मतलब ये है कि एक लंबवत दिशा में लगाया जाए, ठीक है, तो आपके इससे रिलेटेड नहीं है। दूसरा है कि आपका टेंजेंशियल स्पर्श रेखीय प्रतिबल। यदि किसी बॉडी पर एक्सटर्नल डिफरिंग फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगाया जाए तब उत्पन्न स्ट्रेस को या प्रतिबल को टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगाया जाए तब, यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाया जाए तो नॉर्मल स्ट्रेस होता है। उसके बाद आपका आता है विकृति, इसे बोलते हैं स्ट्रेन। कि पहले इसकी परिभाषा समझ, उसके बाद आपको बता दूँ कि स्ट्रेन क्या चीज़ होती है। कि किसी वस्तु पर एक्सटर्नल डिफरिंग फोर्स लगाने पर उसमें होने वाले रिलेटिव चेंज को स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव का मतलब होता है इसकी सापेक्ष, ठीक है, रिलेटिव को बोलते हैं हम सापेक्ष। किसी वस्तु पर हमने एक्सटर्नल डिफरिंग फोर्स या बाह्य विरूपक लगाया, उसमें होने वाले रिलेटिव चेंज, उसके सापेक्ष जो चेंज होगा, उससे अलग जो चेंज होगा या उसके विपरीत जो चेंज होगा उसे हम विकृति कहते हैं। विकृति भी आपकी क्या है कि 2-3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। तो इसको भी समझते हैं क्या है। पहले होगी आपकी लीनियर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, रेखीय या अनुदैर्ध्य विकृति। एक्सटर्नल डिफरिंग फोर्स को लगाने पर किसी वायर की लेंथ में परिवर्तन या इनिशियल लेंथ की, इनिशियल मतलब प्रारंभिक,
एक्सटर्नल डिफरिंग फोर्स लगाने पर किसी वायर की लंबाई लेंथ परिवर्तन तथा इनिशियल लेंथ आपकी प्रारंभिक अवस्था, मान लीजिए तार प्रारंभिक अवस्था में तो आपकी इनिशियल हो गई कि रेशियो, मतलब तार के डिफरेंट फोर्स लगाने पर और जो पहले की कंडीशन में जो तार था उसके रेशियो को लीनियर स्टेज कहते हैं। तो लीनियर स्टेज इक्वल टू चेंज इन लेंथ में चेंज कर दिया हमने तार की इनिशियल लेंथ, मतलब आपकी प्रारंभिक अवस्था लेंथ की जो थी। तो डेल्टा एल मतलब चेंज हुई और प्रारंभिक आपकी लंबाई एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल बोलते हैं रेखीय अनुदैर्ध्य विकृति लीनियर या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को। दूसरा आपका आता है वॉल्यूम स्ट्रेन या आयतनात्मक विकृति। तो एक्सटर्नल डिफरिंग फोर्स लगाने पर किसी बॉडी के वॉल्यूम में चेंज तथा इनिशियल वॉल्यूम के एक्सटर्नल डिफरिंग फोर्स लगाने पर किसी बॉडी के वॉल्यूम, देखिए इससे क्लियर हो रहा है वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब आयतनात्मक विकृति, तो इससे चेंज हो रहा है कि एक्सटर्नल डिफरिंग फोर्स लगाने पर किसी बॉडी की वॉल्यूम में इसके आयतन में चेंज तथा इनिशियल वॉल्यूम के रेशियो को। तो वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, मतलब माइनस डेल वी अपॉन डी। चेंज का मतलब डेल और बी का मतलब वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम मतलब वी। माइनस क्यों आया है? क्योंकि उसमें चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है, रेशियो चेंजिंग कर रहे हैं, तो आपका माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है। शियरिंग स्ट्रेन या अपरूपण विकृति आपकी आती है, इसी समझिए कि जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल डिफरिंग फोर्स लगाते हैं तो उसकी आकृति में चेंज होता है, तब वस्तु शियर कहलाती है। जब एक्सटर्नल डिफरिंग फोर्स लगाते हैं तो उसकी आकृति, ओनली आकृति, शेप में चेंज होता है, साइज में नहीं, ठीक है, साइज में और शेप में काफ़ी अंतर होता है, तब वस्तु शियर कहलाती है। इस स्थिति में होने वाले रिलेटिव चेंजेस को शियरिंग स्ट्रेन भी कहते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया आपका ये पॉइंट। उसका नोट में जानते हैं कि स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस विमाहीन, स्ट्रेन आपकी एक विमाहीन राशि है, अतः इसकी कोई यूनिट व डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है क्योंकि एक जैसी दो राशियों का अनुपात होती है। तो आगे एक मेन टॉपिक आपका हुक्स लॉ, हुक का नियम, जो कि आपने 12th लेवल पर काफ़ी अच्छा खासा पढ़ा होगा। तो हुक लॉ को पढ़ेंगे और यहाँ तक हम क्लियर करते हैं आज का। ठीक है, एक समझते हैं हुक्स लॉ के बारे में, हुक के नियम के बारे में समझते हैं। देखिए हाँ, हमारे जो हुक भैया थे उन्होंने बताया कि रॉबर्ट हुक के अनुसार लघु विकृति की सीमा के भीतर, लघु विकृति का मतलब होता है, लघु का मतलब छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं, आपकी एक नॉर्मल विकृति की सीमा के भीतर किसी बॉडी पर लगाया गया स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब प्रतिबल। कोई हम विकृति क्या होती है, विकृति को मैंने अभी अभी पढ़ा है कि किसी वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स पर उसमें होने वाले रिलेटिव चेंज, उसके सापेक्ष जो चेंज होता है स्ट्रेन कहते हैं। और यहाँ पर हम वही कर रहे हैं कि लघु विकृति की सीमा के भीतर किसी बॉडी पर लगाया गया स्ट्रेस, उसमें उत्पन्न स्ट्रेन की समानुपाती होता है, मतलब स्ट्रेस जो आपकी होती है वो समानुपाती होती है, आपकी प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हमने नीचे मान लिया, बराबर हमने ई मान लिया, इसको हम ई बोलते हैं कांस्टेंट। बियर ई इलास्टिसिटी कांस्टेंट से प्रत्यास्थता कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। अतः स्ट्रेस तथा स्ट्रेन के अनुपात को इलास्टिसिटी कांस्टेंट या प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, जिसे ई से शो करते हैं। यूनिट ऑफ इक्वल टू न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे निकल है, क्योंकि विकृति की आपकी कोई होती नहीं है, हमने सिर्फ ओनली किसकी लिखी यहाँ पर, स्ट्रेस की, प्रतिबल की ओनली लिखेंगे। प्रतिबल की क्या लिखी थी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन आपने इसके इतनी निकाली थी, हमने यहाँ पर पुट कर दी। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट। इसके इलास्टिसिटी कांस्टेंट प्रत्यास्थता गुणांक जो आपका आता है उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो इलास्टिसिटी कांस्टेंट निम्न 3 प्रकार के होते हैं। एक आता है यंग्स मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। जब किसी तार का एक्सटर्नल डिफरिंग फोर्स लेंथ की डायरेक्शन में लगाया जाता है तो उत्पन्न लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेस व लीनियर स्ट्रेन के, इतना याद रखिए आपका, लीनियर स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेस, लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। जब किसी तार का एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लेंथ की डायरेक्शन में, लेंथ की दिशा में लगाया जाता है, ठीक है, तब उत्पन्न लॉन्गिट्यूडनल, ये आप रख दीजिए, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन करेगा। लीनियर स्ट्रेस व लीनियर स्ट्रेन के रेशियो को यंग्स मॉडुलस कहते हैं, जिसे वाई से प्रदर्शित करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस इक्वल टू आपका निकल गया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है, अनुदैर्ध्य और अनुदैर्ध्य विकृति और अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग्स मॉडुलस आप कहते हैं। अगला इसका छोटा सा एक डायग्राम टाइप मैं आपको समझाता हूँ कि इससे आप कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम तार लेते हैं, ठीक है, तो तार को मैं थोड़ा बड़े में ले रहा हूँ,
ये मैंने ले लिया एक तार। ओके, ये मैंने एक तार ले लिया और तार की मैंने लंबाई को मान ली एल। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वेट लगा दिया और जब इस पर वेट रखा, ओके, तो तार पर हमने वेट रखा, ये ठीक है, नीचे हमने वेट लगाया और वेट एफ बराबर एम जी होता है। तो एक तार ली हमने, तार पर एक वेट लगाया, जब वेट लगाएंगे तो आपको पता है कि इसकी लंबाई स्मॉल एल और लगा देंगे। ठीक है, इसकी लंबाई एल बढ़ जाएगी, पता है कि एल आपकी पे खुले, जब हमने वेट लटकाया किसी चीज़ पर, आप इसको खींचेंगे तार को तो बढ़ेगा, खींचेगा, तो उसकी हमने किसको मान लिया, इसको एल इसको मान लिया। तो इसी चीज़ से इसमें क्या है कि माना एल लंबाई तार का तथा ए अनुप्रस्थ से क्षेत्रफल का। किसी तार के एक सिरे को किसी दृढ़ आधार, ये हमने क्या है कि दृढ़ आधार ले लिया, इससे बांध दिया है हमने, क्लैंप कर दिया है, बांध दिया है। दूसरी फ्री एंड, फ्री एंड आपका क्या है, ये दूसरी ये फ्री एंड है। एफ बराबर एम जी फोर्स लगाकर उसकी लंबाई में चेंज एल हो जाता है। इसकी लंबाई में कितना चेंज होता है, स्मॉल एल चेंज हो जाता है। तब मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है अंधेर, लॉन्गिट्यूडिनल अंधेर प्रतिबल। ठीक है, इक्वल टू एफ अपन ए होता है आपका, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इक्वल टू आपको होता है स्मॉल एल अपॉन एल, मतलब इसको चेंजिंग की हमने। वहाँ पर हम डेल डेल एल लगाते थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमने चेंजिंग एल ले ली और इनिशियल कंडीशन की एल ले ली। ओके, और क्वेश्चन क्या था हमारा कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम यंग्स मॉडुलस या यंग प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। तो y इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मतलब एफ अपॉन ए आ गया, बड़ा सा हमने इसके बराबर लगाते हैं। ठीक है, एल अपॉन एल, ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा एफ के और ये आपका नीचे आ जाएगा। तो y इक्वल टू आपके निकल के आया एफ एल अपॉन ए एल, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। ओके, उसके बाद हमने चूंकि एफ बराबर एम जी आपने वेट इस पर लटकाया था, और ए इक्वल टू आपका होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपका एक गोली है या आपका एक बेलन रूप में है तो बेलन का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर होता है। तो वाई इक्वल टू एफ की जगह हमने एम जी लगा दी, एक कैपिटल आपका एस्टेज रहेगा, एक की जगह हमने पाई आर स्क्वायर पुट कर दिया, और स्मॉल एल आपका स्मॉल एल रहेगा। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो यदि वायर पर लगाया गया डिफोरिंग बाय विरूपक बल और लंबाई में वृद्धि डी एल हो, मान लीजिए हमने विरूपक बल लगाया डी एफ। ठीक है, डी एफ डी एल जब हम यूज करते हैं जब उनकी संख्या कम हो या विरूपक बल हमने बहुत कम मात्रा में लगाया है तो एफ की जगह डी एफ यूज करेंगे, लंबाई में वृद्धि कम हुई हो तो डी एल की जगह डी एल यूज करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपकी थी वाई इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल। तो एफ एल अपॉन ए एल, तो वाई इक्वल टू इसकी जगह हमने डी एफ ले लिया इंटू एल, और ये तो आपका एक्स्ट्रा रहेगा और यहाँ पे चेंजिंग हमने डी एल मान लिया। तो y इक्वल टू एल अपॉन ए बाहर ले ली हमने, और हमने डी एफ अपॉन डी एल इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्लियर पूरा समझ आ गया। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं, अब समझिए बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस को आप बोलते हैं आयतन प्रत्यास्थ गुणांक हिंदी में। तो किसी बॉडी की सरफेस, सरफेस का मतलब होता है इसका पृष्ठ, किसी भी चीज़ का पृष्ठ, मान लीजिए पेन है तो इसका सरफेस क्या होगा, नीचे वाला पृष्ठ, पृष्ठ पर एक्सटर्नल डिफरिंग फोर्स सरफेस की नॉर्मल, नॉर्मल का लंबवती कह सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी बोलते हैं, उसकी डायरेक्शन में लगाया जाए तब उत्पन्न नॉर्मल स्ट्रेस। इतना पॉइंट याद रखिए आप, हर एक चीज़ से आपको अंडरलाइन करना है, उत्पन्न नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन, आयतन का नाम आया तो वॉल्यूम स्ट्रेन, और उस वाले में हमने क्या लिया था कि लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन, इसमें क्या लिया है नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन के अनुपात को बल्क मॉडुलस कहते हैं, जिसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बल्क मॉडुलस आपका के इक्वल टू आपका क्या निकल के आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो हमने क्या किया है कि हमने एक नॉर्मल सी एक बॉक्स ले लिया, ठीक है, बॉक्स आप बना लेंगे इस चीज़ को, और हमने बल मान लिया कि एक एफ इधर को बल लग रहा है, एक बल इधर को लग रहा है, और एक बल ये, एक बल ये, एक बल ये, ठीक है, और वॉल्यूम आपका क्या मान लिया हमने वी मान लिया। माना वी वॉल्यूम की किसी बॉडी के सरफेस एरिया पर एफ डिफरेंट फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में लगाया जाता है, जिससे उसके वॉल्यूम में बी की कमी हो जाती है। जब किसी में आप चेंजिंग करेंगे तो उसमें कमी आराम से हो जाएगी, जब कमी होती है तो साइन आपका क्या बनता है नेगेटिव, जब किसी चीज़ में नेगेटिव आप किसी चीज़ में कमी को निर्धारित करेंगे तो उसका नेगेटिव साइन से आप दिखाएंगे। तो आपका नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, लिखिए यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू आपका एफ अपॉन ए होता है।
और वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल टू आपका माइनस लेंगे हम, और कमी मतलब चेंजिंग, उसमें विकृति का मतलब ही चेंजिंग होता है, और वॉल्यूम की चेंजिंग है तो पहले हमने इसकी आयतन में चेंजिंग ले ली स्मॉल भी, और प्रारंभिक हमने ले ली कैपिटल भी, और इसको हम के से लिखते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन के इक्वल टू, और आपका ये निकल के आएगा। और एक चीज़ रखिए, एफ अपन ए को हम क्या भी बोल देते हैं, पी भी बोल देते हैं, एफ अपन ए को हम क्या बोलते हैं, पी भी बोलते हैं, तो डायरेक्ट इसकी जगह पी लिख दे रहा हूँ अपॉन, और ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन बी, तो के इक्वल टू बी आपका ऊपर आ जाएगा, के इक्वल टू पी वी अपॉन माइनस पी। तो एवं एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन आयतन में कमी को प्रदर्शित करता है कि इसके आयतन में कमी हुई है। थर्ड आपका लास्ट है वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, यही आपके आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के टाइप्स हो जाएंगे। तो ये थोड़ा अलग टाइप है, समझना थोड़ा ध्यान से पड़ेगा। तो ये क्या है समझिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे तो बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं दृढ़ता, सॉरी हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता गुणांक। इसमें क्या होता है कि यदि किसी बॉडी की एक सिरे को फिक्स रखकर दूसरे फ्री एंड पर, फ्री एंड का मतलब ऊपरी सिरा समझ सकते हैं या जो फ्री हो वो सिरा समझते हैं। मान लीजिए ये पेन रखी हुई है तो इसका नीचे सिरा तो आपका सरफेस होगी, तो ऊपर आपका फ्री स्थिर हो गया, आपका फ्री एंड हो गया। दूसरी फ्री एंड पर टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल का मतलब हो गया एक टेंजेंशियल का मतलब उसकी मतलब यहाँ पर हमने एक फिक्स, ये इस तरह फिक्स रखा है, उस पर हमने टेंजेंशियल उसकी एक स्पर्श वाली दिशा में, ठीक है, ये स्पर्श करती हुई दिशा में हमने एक फोर्स लगाया, ओके, यहाँ पर एक्सटर्नल डिफरिंग फोर्स लगाया, तो बॉडी की केवल शेप में चेंज होता है, ठीक है, हम इसको अगर फोर्स लगा रहे हैं इसकी केवल शेप में चेंज होता है, साइज में नहीं, और बॉडी शियर कहलाती है। तो उत्पन्न स्ट्रेस को शियरिंग स्ट्रेस और उत्पन्न स्ट्रेन को शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है, इतना याद रखिए, शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन कहते हैं। दोनों के अनुपात को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, जिसे ईटा से शो करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे बोलते हैं ईटा इक्वल टू आपका क्या निकल के आएगा, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। देखिए हमने एक बॉक्स लिया था उसी प्रकार से एक, तो बॉक्स में क्या किया था, बॉक्स का हमने एक सिरा जो फिक्स रखा, और जब हमने इसमें वेट लगाया और उसको नाम दिया ABCD और ई, ठीक है, EF नहीं लिया इसमें, और EGH की, हमने इसमें जो डिफरिंग फोर्स लगाया तो इसकी ई से इसकी चेंजिंग ई डैश हो गई, ठीक है, ई डैश चेंजिंग हो गई, 20 के इसकी चेंजिंग बी डैश हो गई, इधर को आ गया। मतलब एक ही आपको दूसरा सेम टू एस्ट्रिक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। और नोट्स आपको चाहिए तो नोट्स के लिए मैंने आपको बताई दिए 9411009110, यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और CG चेंजिंग नहीं होंगे क्योंकि आपकी फिक्स रहा है। तो वही चीज़ इसमें लैंग्वेज में लिखी हुई है कि ABCDEFGH EKGH एक क्यूब है, इसकी भुजा की लंबाई L है, इसके लोअर सरफेस HGCD को फिक्स रख के अपर सरफेस EKBA, आपका फिक्स रहा कितना हो गया, HGDC हो गया, और EABK HGCD को फिक्स रखकर अपर सरफेस EKVA के सरफेस A पर, एरिया A पर F फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगाया जाता है, तब दोनों सिरों के बीच कपल ऑफ फोर्स लगता है। कपल ऑफ फोर्स, दोनों के बीच क्या लगता है, कपल ऑफ फोर्स, इसके बारे में भी आपको बात करूंगा कपल ऑफ फोर्स क्या होता है। और इसकी सरफेस साइड होने लगती है। कपल फोर्स का मतलब ये कि कोई भी चीज़ आपसे जुड़ी हुई है, मान लीजिए पेन है दोनों, ठीक है, मैं इसको बल लगाता हूँ, पेन इधर सरकेगी, ठीक, तो ये जो बल हम लगा रहे हैं वो कपल ऑफ फोर्स बल हो जाएगा, ठीक है आपका। और इसकी सरफेस स्लाइड होने लगती है, खिसकने लगती है, जिससे सिरे A से A डैश हो जाता है, B से B डैश हो जाता है, तथा E से E डैश हो जाता है, और K से K डैश पहुँच जाते हैं। और क्यूब न्यू कंडीशन A डैश B डैश C D E डैश K डैश GH, ठीक है, न्यू कंडीशन आपके यहाँ से लिखेंगे, E डैश K डैश B डैश A डैश और ABCD में प्राप्त होती है, जिससे भुजाओं की डिस्प्लेसमेंट x और एंगल ऑफ शियर थीटा है। तो हमने भुजाएं इसकी, इसमें समझिए हमने क्या किया कि इसकी भुजाएं हमने सेम ले ली, एक AD भुजा होती इसकी और BC इक्वल टू क्या ले ली हमने, सेम भुजा ले ली। तो एंगल ऑफ शियर ऑन शियरिंग स्ट्रेन, तो थीटा इक्वल टू टेंजेंशियल का मतलब होता है थीटा, टेंजेंशियल टेन का मतलब ही आपका टेन, थीटा का मतलब टेंजेंशियल होता है, और टेंजेंशियल को हम शॉर्ट फॉर्म में टेन बोल देते हैं, इक्वल टू एक्स हमने चेंजिंग मान ली उसमें, प्रारंभिक लंबाई इसकी L मान ली,
इक्वेशन 2 मान लिया इसको। और शियरिंग स्ट्रेस इक्वल टू एफ पर लगाया, और स्मॉल ए हमने क्या ले लिया, इसमें चेंजिंग ले ली, इक्वेशन 2 इसको मान लिया। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की अपने पढ़ाई क्या होती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दृढ़ता गुणांक ईटा जिसे बोलते हैं आप, ईटा इक्वल टू क्या है आपका, ईटा इक्वल टू एफ अपॉन ए, मतलब शियरिंग स्ट्रेस अपॉन और एक्स अपॉन एल। ठीक है, एक्स अपॉन एल को क्या बोलते हैं आप, थीटा। तो एक्स अपॉन एल को सीधा मैं थीटा लिख सकता हूँ, या थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन एल। तो यहाँ पर मैं थीटा लिख दे रहा हूँ। और जब ईटा इक्वल टू आपका एफ अपॉन ए, और थीटा की जगह लिखा भी जा सकता है एक्स अपॉन एल लिख सकते हैं। ओके, तो ईटा इक्वल टू एल आपको ऊपर आ जाएगा, ईटा इक्वल टू एफ एल अपॉन एक्स ए। तो एक वैल्यू आपकी निकल के आएगी। और जब इसमें आपको ईटा इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा, ये कैसे आया ए थीटा, कि एक्स अपॉन एल, यहाँ पे समझिए एक्स अपॉन एल, एक्स अपॉन एल को अब थीटा बोलते हैं, लेकिन एल अपॉन एक्स मतलब इसको अगर उल्टा कर दें तो इसको वन अपॉन थीटा लिख सकते हैं, तो थीटा नीचे आ जाएगा। तो हमने थीटा इसी टाइप से हमने थीटा इसको नीचे लिख दिया है। तो इसमें एक कंडीशन ले लेते हैं, अगर इफ मान लीजिए एकांक इफ एक 1 इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो बोलेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर और थीटा इक्वल टू 1 रेडियन, हमने ऐसा क्यों ले लिया। नॉर्मल सी बात है कि हम किसी भी चीज़ का एवरेज निकालते हैं, किसी भी चीज़ की आपको क्वांटिटी निकालनी होती है, नॉर्मल सी बात है, उसमें एक चीज़ लेनी होती है। मान लीजिए आपको 1 लीटर पेट्रोल आप 1 लीटर बाइक में डालना है, आपको एवरेज निकालना होगा, तो आप 1 लीटर से निकालेंगे, बाइक हमारी 1 लीटर में 80 किलोमीटर चल गई। तो एकांक के लिए हम एक चीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब इसको रख देंगे तो ईटा इक्वल टू एफ निकल के आएगा। ओके, इसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दृढ़ता गुणांक, और इसको आपको फोर्स पर लगाया। तो इससे क्लियर आ था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पर यूनिट एरिया पर लगने वाले, पर यूनिट एरिया पर लगने वाले उस स्ट्रेस के इक्वल होती है, उस स्ट्रेस के इक्वल होती है, पर यूनिट एरिया पर लगने वाले उस स्ट्रेस के इक्वल होती है जो बॉडी में यूनिट शेयर उत्पन्न कर दे। ठीक है, यदि टेंजेंशियल फोर्स बहुत स्मॉल हो या डीएफ हो, बहुत स्मॉल का मतलब डीएफ हो, तब शेयरिंग स्ट्रेन डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, शेयरिंग स्ट्रेन आपका कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। तो ईटा इक्वल टू डी एफ, इस वाले से समझिए, डी एफ इंटू डी थीटा एफ अपॉन ए से। तो ईटा इक्वल टू आपका निकले कितना आएगा, 1 अपॉन ए बाहर ले लिया हमने, इंटू डी एफ ओवर डी थीटा। तो वही चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाएँ। और नोट्स के लिए मैंने आपको 9411009110 बोल ही दिया है, प्लस लाइक इज़ इम्पोर्टेंट।